History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. In 1848, Frédéric Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज प्रिपेयर की जो कि उनके ड्रीम को विजुअलाइज करती थी। उनका ड्रीम था अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ऐसी दुनिया जहां पे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगे, जैसा कि उसने कहा। फर्स्ट जो प्रिंट था उस सीरीज का, इसमें दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, जिसमें मेन और वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, जिसमें हर वर्ग के आदमी और औरत शामिल थे, वो एक लंबी कतार में मार्च करते जाते हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज पास करते हुए, अपना रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजरते हैं तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना रिस्पेक्ट देते हैं। क्लास 9th में जैसा आपने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच सिटीजन्स थे या वहां के आर्टिस्ट, उन्होंने लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था फीमेल फिगर के रूप में। और ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, उसका एक स्टैच्यू बना के फ्रांस ने अमेरिका को भी गिफ्ट दिया था। और इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। जिस तरह से जो टॉर्च है वो सारे अंधकार को भगा देता है, उसी तरह से एनलाइटमेंट जो ज्ञान है वो सारी अज्ञानता को दूर कर देता है, सारी बुराइयों को दूर कर देता है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये सिंबलाइज करती है कि जहाँ पे लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगा, वहां पे एनलाइटमेंट ज्ञान होगा और वहां पे राइट टू इक्वालिटी या बेसिक राइट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल देयर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ही पास में अगर आप लोग नीचे जमीन पे देखोगे तो वहां पर जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके सिंबल्स बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का होना ये शो करता है कि अब वहां पे मोनार्की रूल जो है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो चुके हैं, मोनार्की रूल खत्म हो चुकी है। तो एब्सोल्यूटिस्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। तो यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट रूल वो होता है जहाँ पे रूलर के पास अनलिमिटेड पावर होते हैं। तो मोनार्की रूल के लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज किया जाता था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का होना ये सिंबलाइज करता है कि मोनार्की हैज बीन अबॉलिश्ड एंड जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशंस होंगे वहां पे लोगों को राइट्स प्रोवाइड होंगे, लोगों के पास बेसिक राइट्स होंगे और वहां पर एक तरह से एनलाइटमेंट भी होगा। जो फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन था, इसमें दुनिया के लोग जो थे वो डिस्टिंक्ट नेशंस में डिवाइडेड थे और लोगों को कि कौन सा जो लोग है या कौन से ग्रुप ऑफ पीपल कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन से नेशन को बिलोंग करते हैं, कैसे पता चलेगा? दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। ये आपका यूटोपियन विजन, इट इज अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये एक कल्पना है एक ऐसे समाज की जो कि इतनी अच्छी, इतनी आदर्श होती है कि उसका प्रैक्टिकली होना या बनना, एग्जिस्ट करना एकदम से इम्पॉसिबल होता है। तो
फेडरिक सॉरियो ने अपने जो प्रिंट थे उसमें एक यूटोपियन विजन को कि एक आइडियल सोसाइटी को जो है विजुअलाइज करने की कोशिश की थी, और उस यूटोपियन विजन में जो दुनिया के लोग हैं वो डिफरेंट नेशंस में डिवाइड होंगे, डिस्टिंक्ट नेशंस में डिवाइड होंगे, और लोग कैसे आइडेंटिफाई हो रहे थे उसके पेंटिंग में, थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। ये जो लोगों का लॉन्ग मार्च था, दैट मार्च वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड के लोग थे, ये अगर आप पेंटिंग में देखोगे तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं। कहने का मतलब कि जब ये पेंटिंग बनी तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये ऑलरेडी नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो चुके थे। फ्रांस को पहचाना जा सकता है उसके रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के थ्रू, और फ्रांस स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक उस समय पहुंचा है, तो ये इस चीज को शो कर रहा है कि फ्रांस में जो रिपब्लिक, जो फ्रांस ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी समय अचीव किया था। फ्रांस इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के लोगों को पहचाना जा सकता है, जर्मनी के लोगों के हाथ में ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर का फ्लैग है। और काफी इंटरेस्टिंग है कि फेडरिक सॉरियो ने जब ये इमेज क्रिएट किया था उस समय जो जर्मन के लोग थे एक यूनाइटेड नेशंस में जो है कन्वर्ट नहीं हुए थे, जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन जो फ्लैग उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है वो फ्लैग 1848 के लिबरल होप्स को एक्सप्रेस कर रहा है। 1848 में जर्मनी के जो लिबरल मिडिल क्लास पीपल थे उनका एफर्ट शुरू हो गया था न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज को नेशन स्टेट में यूनिफाई करने का अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया के लोग हैं, इसके बाद द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। From the heaven above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. पेंटिंग के ऊपर देखोगे तो दिखाई पड़ेगा कि हेवन से क्राइस्ट, अदर सेंट्स एंड एंजल्स, दे आर लुकिंग अपॉन द सीन। यहाँ पे गॉड को आर्टिस्ट ने यूज किया है टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे कई सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे जिन इश्यूज को फेडरिक सॉरियो ने अपने फर्स्ट पेंटिंग में विजुअलाइज किया था। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो है, द लव फॉर वंस ओन नेशन, ये नेशनलिस्टिक फीलिंग ये एक फोर्स के रूप में इमर्ज हो चुकी थी, जिसके कारण यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में बहुत बड़े बदलाव आए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। ये कैसे हुआ ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. नेशनलिज्म का जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ यूरोप में आया, कब? 1789 में। क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 1789 में फ्रांस, इट वाज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट। जो फ्रांस था ये एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था अंडर एन एब्सोल्यूट मोनार्क। यहाँ पे मोनार्की रूल था। लुइस 16 वाज द रूलर ऑफ फ्रांस। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, उन चेंजेस के कारण फ्रांस में मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज formed. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. तो रिवॉल्यूशन ने ये घोषणा की
कि ये फ्रांस के लोग ही हैं जो कि अब नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नेशन फॉर्म करेंगे और उसके डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे। शुरू से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे कई सारे स्टेप्स उठाए, ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जिससे फ्रांस के लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग, मतलब यूनिटी की फीलिंग डेवलप की जा सके। द आइडिया ऑफ ला पैट्री and Les Citoyens emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। ये आपका ला पेट्री एंड ले सिटोइन का आइडिया जो है, ये इस चीज को एम्फेसाइज करता था कि अब फ्रांस में सभी लोगों का इक्वल स्टेटस है और सब इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं। मतलब मोनार्की के समय के एंशिएंट जो ऑनर्स थे, टाइटल्स थे, प्रिविलेजेस थे, वो सब एबॉलिश हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। फ्रांस के लिए एक नया ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया ताकि पहले के रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया जा सके। स्टेट्स जर्नल इट वाज रिप्लेस्ड और रीनेम्ड बाय द नेशनल असेंबली। लुई 16 के समय में जो पॉलिटिकल बॉडी फ्रांस की थी, States Journal, which was elected by the body of active citizens, that was renamed the National Assembly। तो States Journal का नाम बदल के National Assembly रख दिया गया। न्यू हेम्स वर कंपोज्ड, ये आपका न्यू आपके पोएम्स लिखे गए इन प्रेज ऑफ मदरलैंड। ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। जो रिवोल्यूशनरीज थे, पेट्रियाटिक पीपल हु लेड डाउन देयर लाइफ ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, देवर कमेमोरेटिव, उनको याद किया गया। और ऐसा सब देश के नाम पे हुआ। नेशन को सुप्रीम सेंटर में रखा गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो शुरू की गई। फ्रांस के सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ फॉर्म किए गए। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश किए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो स्थानीय बोलियां थी उनको डिस्करेज किया गया और फ्रांस को नेशन का, पूरे फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने आगे ये डिक्लेयर किया कि ये फ्रांस के लोगों का मिशन है, फ्रांस के लोगों की डेस्टिनी है कि वो यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से लिबरेट कराएं। डेस्पोटिज्म इट इज अ रूल ऑफ वन पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो रिवॉल्यूशनरीज ने आगे डिक्लेयर किया कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन के साथ ही फ्रांस के लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं होता। अब ये फ्रांस के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूरोप के बाकी कंट्रीज को भी डेस्पोटिक पावर से लिबरेट कराएं, या कह सकते हैं कि यूरोप के दूसरे लोगों को मदद करें मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनने में। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स यूरोप के बाकी सिटीज तक पहुंचे तो वहां पर यूरोप के बाकी सिटीज में भी वहां के स्टूडेंट्स ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास के दूसरे मेंबर्स ने मिल करके जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए और उनकी एक्टिविटीज और उनका जो आंदोलन थे उन्होंने फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता तैयार किया। अब फ्रेंच आर्मीज ये इन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली यहाँ पर मूव किया, मतलब इन देशों पे अटैक किया, उस पर कब्जा किया और इस तरह से रिवॉल्यूशनरी वॉर की शुरुआत के साथ ही फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म के आइडिया को जो है फ्रांस के बाहर ले जाना शुरू किया। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France।
फ्रांस नेपोलियन ने अपने उस वास्ट टेरिटरी में जो कि उसके कंट्रोल में था, वहां पर नेपोलियन ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो कि ऑलरेडी फ्रांस में पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। बेशक नेपोलियन इसने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन के अंडर में फ्रांस में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुई, मोनार्की रीस्टैब्लिश हुई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुए थे फ्रांस में, नेपोलियन ने उन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया, ज्यादा रैशनल बनाया, ज्यादा एफिशिएंट बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 इसको फॉर्म किया। सिविल कोड ऑफ 1804, इट इज पॉपुलरली नोन एज नेपोलियनिक कोड। 1804 के सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, और नेपोलियनिक कोड के थ्रू जो भी privileges which were based on birth were abolished. Equality was established before law, and also right to property was secured. तो बाय बर्थ प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश किया गया, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट किया गया। नेपोलियनिक कोड को सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं रखा गया, इसको फ्रांस के बाहर भी जो एरिया फ्रेंच कंट्रोल में थे वहां पर एक्सपोर्ट किया गया, वहां पर भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and in Germany. नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, इसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, पीजेंट को सर्वडम से फ्री करवाया, स्लेवरी से फ्री कराया, मेनोरियल ड्यूज जो थे उससे भी पीजेंट्स को फ्री कराया गया। टाउन्स में भी, शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। Transport and communication system was improved. Peasant, artisans and workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए फ्रांस के बाहर की कंट्रीज में, तो वहां से जो बिजनेस क्लास था उनको ये रिफॉर्म्स काफी अच्छे लगे, उन्होंने इस नए फ्रीडम को काफी इंजॉय किया। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, स्पेशली स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, उन्होंने अब यूनिफॉर्म जो लॉज थे उसको महसूस करना शुरू कर दिया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, इससे भी उन्हें फायदा मिलने लगा था, तो इसको भी वेलकम किया गया। एक कॉमन नेशनल करेंसी क्रिएट की गई जिसके कारण मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ये इजियर हुआ। लेकिन जो कॉन्कर्ड एरिया थे वहां पर लोकल पॉपुलेशन पर जो रिस्ट्रिक्शंस फ्रेंच रूल ने लगाए थे उसका काफी मिक्स्ड रिएक्शन हुआ कई सारे प्लेसेस में, जैसे हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा ब्रुसेल्स, कुछ शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया शुरू में एज अ हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। इनको वेलकम किया गया कि दे आर द मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी के मैसेंजर हैं। लेकिन जो शुरू में लोगों का जोश था वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी, नफरत में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये जब क्लियर हुआ कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला है, बल्कि पॉलिटिकल फ्रीडम को एक तरह से क्रश किया गया है, तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट थे वो भी बहुत अच्छे नहीं लगे। इसके अलावा रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करने के लिए
बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो फ्रेंच आर्मीज ने टैक्सेशन इंक्रीज किया था इस एरिया पे, सेंसरशिप ऑफ प्रेस को जो लागू किया था, या फोर्स रिक्रूटमेंट इन द फ्रेंच आर्मीज, ठीक, ये इन सब की जरूरत थी। इंक्रीज टैक्सेशन की भी, सेंसरशिप इंप्लीमेंट करने की भी, और आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट की भी, क्योंकि बिना इस सब के फ्रेंच आर्मीज रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर नहीं कर सकते थे। और जब ये सारे मेजर्स लिए गए तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेजेस थे वो कम लगने लगे और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगने लगे, लोग नेपोलियन को नापसंद करने लगे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप 18th सेंचुरी यूरोप को देखोगे तो वहां पर कोई भी आपको वैसे कंट्रीज दिखाई नहीं पड़ती या पड़ेंगी जैसे कंट्रीज आज हम देखते हैं यूरोप में। आज हम यूरोप के जिस भी एरिया को जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड इन देशों के नाम से जानते हैं, 18th सेंचुरी में वो एरिया किंगडम्स में, डचेस में, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और हर किंगडम, डचेस या कैंटोन का जो अपना एक रूलर होता था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे। ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब मोनार्की रूल किंगशिप था, यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी। ये जो किंगडम्स थे, यहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी, कोई भी यूनिटी की फीलिंग, कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था। ये लोग डिफरेंट अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि हैब्सबर्ग एम्पायर जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया, वो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था दैट वाज पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। ये कई अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल का एक पैच वर्क था, एक गठजोड़ था। इसमें कौन कौन से रीजन्स इंक्लूडेड थे? एल्पाइन रीजन, द टैरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया। जहां पे जो एरिस्टोक्रेसी थी that was predominantly German speaking. जो aristocracy means the highest class of society, that highest class of society having privileges. तो एरिस्टोक्रेसी के पास जो एरिस्टोक्रेसी थी, ज्यादातर एरिस्टोक्रेसी दे वर द जर्मन स्पीकिंग, एंड यहाँ पे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया के जो लोग थे वो इटालियन स्पीकिंग, वो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। हंगरी में आधी पॉपुलेशन जो थी मग्यार बोलती थी, बाकी आधी जो थी वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट विद वैरायटी ऑफ रीजनल लैंग्वेज बोलती थी। गलेशिया में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था ये पॉलिश लैंग्वेज बोलता था। इसके अलावा इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा भी वहां पर मास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट पीपल, किसानों का बड़ा समूह हैब्सबर्ग एम्पायर में रहता था, जिसमें बोहेमियंस, स्लोवाक्स ये नदर्न साइड में, स्लोवेंस, कार्नियोला, क्रॉट्स ये सदर्न साइड में, रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. ये जो डाइवर्स टेरिटरीज थी, ठीक है, डाइवर्स रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इतने ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी थी, रीजनल डाइवर्सिटी थी, तो इन सब के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करना आसान नहीं था। ये जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे हैब्सबर्ग एम्पायर में, ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यूनाइट थे,
थ्रू अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, एम्परर के साथ एक तरह से लॉयल्टी के कारण। तो सवाल ये उठता है कि इतने डाइवर्स ग्रुप में, इतने डाइवर्स रीजन्स में नेशनलिस्टिक फीलिंग या नेशन स्टेट का आइडिया किस तरह से इमर्ज हुआ। इसके पहले हम लोग एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो भी यूरोप में मॉडर्न चेंजेस पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में आए, उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने वाला नया मिडिल क्लास ही था। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में चाहे वो पॉलिटिकली है या फिर सोशली, जो वहाँ के लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, जो लैंडेड क्लास ऑफ पीपल स्पेशली नोबल्स, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का डोमिनेंट ग्रुप था, डोमिनेंट क्लास था। और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग आपस में यूनाइटेड थे थ्रू अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो पूरे यूरोप के किसी भी एरिया में रहने वाले जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे, उनका लाइफस्टाइल एक जैसा था और अपने कॉमन लाइफस्टाइल के थ्रू वो आपस में यूनाइट थे। क्या उनके अंदर कॉमन फीचर्स थे? दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड, इनके पास गांव देहात में बड़ी बड़ी जमीनें थी और शहरों में इनके पास टाउन हाउसेस हुआ करते थे। फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो डिप्लोमेटिक पर्पज से ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, या हाई सोसाइटी में जब आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन होता था, तो नॉर्मली कहने का मतलब ये जो एरिस्टोक्रेटिक मिडिल क्लास था यूरोप का, यहाँ के लोग नॉर्मली दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, इनके आपस में मैरिज रिलेशंस भी होते थे, तो फैमिली मैरिज टाइज के थ्रू भी इनकी फैमिलीज आपस में कनेक्ट थी। लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था, पॉपुलेशन में इनका शेयर बहुत ही कम था। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो यूरोप की उस समय थी, दैट वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, ज्यादातर लोग यूरोप में उस समय किसान थे। वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट पार्ट में जो बल्क ऑफ लैंड था, जमीन का एक बड़ा हिस्सा, इस पर खेती टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स करते थे। जबकि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था, दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स which were cultivated by serfs. In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. Western यूरोप में, इसके अलावा सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड के ग्रोथ के साथ ही सोसाइटी में एक ऐसे क्लास का इमर्जेंस हुआ जिसको कि कमर्शियल क्लास कहा गया। और ये जो कमर्शियल क्लास था, व्यापारिक वर्ग, उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो अस्तित्व बेस करता था, किस पे बेस था? मार्केट पर बेस था, गुड्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। तो कमर्शियल क्लास आपको पता है नॉर्मली ये किस पे डिपेंड करेंगे सर्वाइवल के लिए? ट्रेड पे डिपेंड करेंगे या गुड्स प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्रीज पर डिपेंड करेंगे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हुई, लेकिन फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री स्पेशली जर्मनी वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में जाके हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही यूरोप में या इन कंट्रीज में, चाहे वो इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, एक नया सोशल ग्रुप क्रिएट हुआ। ये नया सोशल ग्रुप कौन सा था? ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी। ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन लेबरर्स, नॉर्मली जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। इसके अलावा मिडिल क्लास पीपल थे, तो मिडिल क्लास लोगों में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स आते थे। और ये जो लोग थे, चाहे वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल, दे यूज्ड टू लिव इन सिटीज एंड टाउन्स। ईस्टर्न और
सेंट्रल यूरोप में 19th सेंचुरी तक ये जो मिडिल क्लास या शहरों में रहने वाले पॉपुलेशन का शेयर बहुत ही कम था, लेकिन ये जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल से बनी हुई थी, ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन एजुकेटेड थी और यही वो लोग थे जिन्होंने नेशनल यूनिटी के आइडिया को आगे बढ़ाया, जिसके कारण एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एक तरह से को एबॉलिश करना और नेशनल यूनिटी, ये जो व्यूज थे ये ज्यादा पॉपुलर हुए।